हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की हमारी सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लास्ट सेशन में इफ यू रिमेंबर हमने रेस्पिरेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, प्लस हमने फर्मेंटेशन को अच्छे से डिटेल में देखा, ग्लाइकोलिसिस का रिवीजन किया और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे एंड दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं इस सीरीज में आगे। अब हमें एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट डिस्कस करना है। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया था पूरे रेस्पिरेशन का कि किस तरह से चीजें यहाँ पर होती हैं। इस तरह से डायग्राम से हमने सीखा था कि अगर कोई भी सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन का पर्पस है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन करना, एंड फूड जनरली यहाँ पर ग्लूकोज यूज होता है। तो यू नो ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कई सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स यानी CC बॉन्ड्स की एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करना है और उस एनर्जी को ट्रैप करना है ATP की फॉर्म में। अब तुम एक बेसिक समझना इसका कि अगर नेचर सेल में कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाती कि ग्लूकोज का एक बार में ही ब्रेक डाउन हो जाता, और आपको पता है किसी भी ब्रेक डाउन या कंबशन का फाइनल प्रोडक्ट होता है CO2 प्लस वाटर। अगर हम कंप्लीट कंबशन करते हैं तो लास्ट में CO2 प्लस वाटर बनता है। कोई भी चीज एयर में बर्न होती है, जलती है, ऑक्सीडाइज होती है, तो यही प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ग्लूकोज अगर एक ही बार में टूट जाता CO2 प्लस वाटर में, तो ग्लूकोज के अंदर की एनर्जी को सेल ATP में कन्वर्ट नहीं कर पाती। इसलिए सेल ने इसे एक लंबा चौड़ा प्रोसेस बनाया कि धीरे धीरे यहाँ पर एनर्जी रिमूव हो और उस एनर्जी को यूज करके ATP बना सकें। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझना। मैंने तुम्हें कहा था कि ये 3 स्टेप में होने वाला प्रोसेस है। पहले स्टेप में सेल के साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा जिससे पाइरूवेट बनेगा। फिर ये पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एक लिंक रिएक्शन करेगा जिससे एसिटाइल CoA बनेगा। ये एसिटाइल CoA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर एक पहला प्रोडक्ट बनाएगा सिट्रिक एसिड, ओके, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। और फिर लास्ट में दोबारा OAA रीजनरेट हो जाएगा, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस होगा जिसे हम कहेंगे क्रैब साइकिल। अब ये जो दोनों पार्ट हुए ना, ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल, इन दोनों के दौरान ATP तो बहुत कम प्रोड्यूस हुई। आई हैव टोल्ड यू कि ग्लाइकोलाइसिस में जो नेट गेन था 4 ATP बने थे, 2 ATP खर्च हो गए थे, तो नेट गेन है 2 ATP का। और क्रैब साइकिल में एक पाइरूवेट के लिए अगर आप देखोगे तो 1 GTP, यानी 2 पाइरूवेट के लिए देखोगे तो सिर्फ 2 ही ATP या GTP हमको मिले। तो ये तो बहुत कम एनर्जी हुई। तो यहाँ पर नेचर ने क्या किया, नेचर ने ना एनर्जी को एक अलग तरह से प्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम एनर्जी को अभी रुपीस की फॉर्म में ना बनाकर डॉलर की फॉर्म में बना देते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी 2 डॉलर बने, यानी 2 NADH2 बने, और क्रैब साइकिल के दौरान भी NADH2 एंड FADH2 2 तरह के मॉलिक्यूल्स बने। अभी इनकी कैलकुलेशन हम देखेंगे कितने कितने बनते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैं आपको डॉलर कह रही हूँ, NADH2, FADH2, इनको ATP में बदलना है। तो फाइनली उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, जिस पर मैंने आपको कहा था खूब सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेकर 5th तक, इनमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सीरीज चलती है, सिस्टम चलता है, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ATP का फॉर्मेशन होता है। लास्ट स्टेप पर ऑक्सीजन भी यूज होता है ना। तो अब तुम्हारी NCERT में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाया है कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर पहले NADH2 प्रोड्यूस किया गया और उस NADH2 को फिर ATP में कन्वर्ट किया गया। तो देखो NCERT में क्या लिखा है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर लिखा है बच्चों कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 क्रूशियल इवेंट्स होते हैं। अगर तुमने ध्यान से कभी NCERT की इस लाइन को पढ़ा हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 क्रूशियल इवेंट्स होते हैं। क्या क्रूशियल इवेंट्स हैं? पहला, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट। इफ यू रिमेंबर, ये जो ग्लाइकोलाइसिस से पाइरूवेट बना था, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था यानी फर्मेंटेशन हो रहा था, लास्ट सेशन में ही हमने देखा था, तो वहां क्या हुआ था, वहां इस पाइरूवेट का सिंपली ब्रेकडाउन हो गया था। पाइरूवेट या तो लैक्टिक एसिड में बदल गया था या पाइरूवेट अल्कोहल प्लस CO2 में बदल गया था। तो हम उसे कहते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। पाइरूवेट पूरी तरह टूटा ही नहीं, उसने कुछ दूसरे ही प्रोडक्ट्स बना दिए विदाउट यूजिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कैसा था? एनारोबिक रेस्पिरेशन था। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में इट इज वेरी एसेंशियल कि पाइरूवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, एंड कैसे हो? बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द हाइड्रोजन एटम्स। अब ये हाइड्रोजन एटम्स का क्या मतलब है? पाइरूवेट जो है वो आपको पता है 3 कार्बन कंपाउंड है। तो पाइरूवेट में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सारे हाइड्रोजन एटम्स क्या करेंगे? धीरे धीरे निकलते जाएंगे। जब पाइरूवेट अंदर जाएगा ना माइटोकॉन्ड्रिया में, और पाइरूवेट से एसिटाइल CoA बनेगा, फिर सिट्रिक एसिड बनेगा, फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस दौरान एक्चुअली क्या होगा, पाइरूवेट में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनका रिमूवल होगा,
और हाइड्रोजन एटम जैसे जैसे निकलेंगे उनको NAD+ पकड़ेगा और क्या बनाएगा, NADH2 बनाएगा। यानी NAD ने NADH2 क्यों बनाए, डॉलर क्यों बने, क्योंकि वो डॉलर एक्चुअली अभी हाइड्रोजन आयंस की एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। वो डॉलर्स एक्चुअली, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा याद करो, फोटोसिंथेसिस से कोरिलेट करो कि सेल के पास जो ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा क्लोरोप्लास्ट में था, फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि पीटर मिशेल ने कहा था कि थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर एक एटीपी सिंथेटेज बैठा है, पर ये एटीपी सिंथेटेज तब एटीपी बनाएगा जब हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट होगा, और हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए हाइड्रोजन की पंपिंग भी हुई थी। कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म यहाँ पर भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, मैं तुम्हें एक मिनट को इस डायग्राम से दिखाती हूँ। देखो ETS वाला डायग्राम कहाँ है, ये रहा। एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, मैंने तुम्हें कहा था एक खड़ा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया इमेजिन करो, यहाँ अंदर मैट्रिक्स है और यहाँ स्पेस है, यहाँ आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल चल रहा है, क्रैब साइकिल से NADH2 बन रहा है। तो ये NADH2 कहाँ से बनकर आया, ये NADH2 भी ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH2 भूल जाओ, ये NADH2 बन के आया क्रैब साइकिल से। क्रैब साइकिल किसने किया था, पायरुवेट ने। पायरुवेट धीरे धीरे अलग अलग प्रोडक्ट्स में बदल रहा है और कुछ जगहों पर पायरुवेट से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उस हाइड्रोजन को पकड़ रहा था NAD+ और बना रहा था NADH2। यही NADH2 जब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के कॉम्प्लेक्स 1 के पास गया तो इस NADH2 ने दोबारा NAD+ में बदलकर उन हाइड्रोजन एटम्स को अंदर ट्रांसफर कर दिया। अंदर मतलब कहां, दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में, बाहर कह लो तुम, नॉट अंदर, ठीक है। तो मैट्रिक्स से क्रैब साइकिल से NADH2 बन बन के आ रहा है और ये NADH2 किसको पकड़ के लाया था, हाइड्रोजन एटम्स को पकड़ के लाया था। इन हाइड्रोजन एटम्स को ये वापस छोड़ देगा, किसको दे देगा, इन हाइड्रोजन एटम्स को जब ये छोड़ेगा ना बच्चों, तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसमें दो चेंजेस होते हैं। क्या, एक तो ये इन हाइड्रोजन एटम्स को इस स्पेस में रवाना कर देता है कि वहां जाओ, ग्रेडियंट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और दूसरा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन चेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब NADH2 हाइड्रोजन को छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ेगा ना। एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, तुम्हें हमेशा याद रखनी है, हर जगह काम आती है कि NADH2 और NAD कैसे एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। कैसे होते हैं बताओ, ये देखो, अगर ये NAD+ है, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसको चाहिए 2 हाइड्रोजन आयन प्लस इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन को किडनैप करता है तो NAD+ बदल जाता है इसमें। या तो हम इसे NADH2 ऐसा लिखते हैं, या इसको लिखने का सबसे सही तरीका है NADH+H+। इसका मतलब पता है क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक ने तो इसकी डेफिशिएंसी पूरी की NAD की, एक इलेक्ट्रॉन ने एक हाइड्रोजन आयन की डेफिशिएंसी पूरी की NADH, और एक हाइड्रोजन आयन अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। तो कई बुक्स में तुम्हें NADH2 ऐसा लिखा मिलेगा, कई बार इसको ऐसा भी लिख देते हैं, बट डू रिमेंबर अगर इस तरह भी लिखा हुआ है तो उसमें एक हाइड्रोजन अभी भी प्रोटॉन की फॉर्म में है, ठीक है। और जब भी NADH2 टूटेगा तो तुम इस रिएक्शन को फिर से रिवर्स कर दो। अगर NADH2 टूटेगा तो NAD+ अलग हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स भी अलग हो जाएंगे। तो ETS का जो होल सोल पर्पस है वो क्या, कि हाइड्रोजन आयंस को स्पेस में इकट्ठा करो और इलेक्ट्रॉन्स का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू कर दो, जिसकी वजह से ये पूरा जो ETS है ये एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि NADH2 इज वेरी एसेंशियल टू इनिशिएट दिस ETS, जिससे लास्ट में जाकर क्या बनेगी, लास्ट में जाकर ATP बनेगी। कैसे बनेगी समझ गए तुम, कि ये तो हाइड्रोजन आयन यहाँ इकट्ठे हुए, अब कॉम्प्लेक्स 1 के बाद ये इलेक्ट्रॉन 2 में नहीं जाते। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट NADH2 के लिए सेकेंड कॉम्प्लेक्स काम में नहीं आता, फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, ओके। और जो दूसरा है ना FADH2, ये देखो यहाँ पर भी बताऊंगी बाद में कैसे, FADH2 सीधा सेकेंड कॉम्प्लेक्स से एंट्री लेता है, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी FADH2 के लिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स काम में नहीं आता, ठीक है। तो व्हाटएवर जो भी कॉम्प्लेक्स काम में आते हैं नहीं आते वो बात की बात है, लेकिन NADH2 चाहे FADH2 दोनों, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, दोनों का काम है जिन हाइड्रोजन एटम्स को वो पकड़ के लाए हैं, कब बने थे ये, क्रैब साइकिल के दौरान। क्रैब साइकिल के दौरान हाइड्रोजन एटम कहां से आए थे, जब पायरुवेट अलग अलग प्रोडक्ट्स में बदल रहा था। पहले लिंक रिएक्शन की उसने, फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए। लिंक रिएक्शन को भी क्रैब साइकिल का ही एक पार्ट मानते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एटम्स क्या हुआ, यहाँ पे स्पेस में आकर इकट्ठा हुए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू हो गई, जिससे यहाँ हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा, मैट्रिक्स में कम,
तो क्या होगा, एटीपी सिंथेटेज खुलेगा। एटीपी सिंथेटेज के खुलते ही जब हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे तो इसकी वजह से एडीपी से एटीपी बनेगा। तो एक्चुअली ये एटीपी बनाने के लिए सेल ने क्या किया, जो आपकी एनसीईआरटी में लिख रहा है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कई बार आपको समझ में नहीं आती है, कि एक्चुअली एरोबिक रेस्पिरेशन में दो क्रूशियल इवेंट हो रहे हैं। पहला तो क्या इवेंट हो रहा है कि पायरूवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है। क्या ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल। या तो आप कह दो, जैसे आप कहते हो एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को पकड़ना इज रिडक्शन, तो हाइड्रोजन को छोड़ना इज ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट करना है बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स। जिस भी स्टेप पर हाइड्रोजन एटम निकलता है ना बच्चों, वहां पर आप देखना कार्बन का नंबर भी चेंज होता है। तो अगर 3 कार्बन प्रोडक्ट था तो वो 2 कार्बन रह जाएगा, 4 कार्बन है तो 3 कार्बन रह जाएगा। तो उसी स्टेप पर CO2 भी बनती है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि रेस्पिरेशन में CO2 बनती है। वो CO2 कहाँ बनती है, क्रैब साइकिल के दौरान। तो बहुत इजीली याद रख सकते हो कि क्रैब साइकिल में CO2 कहाँ कहाँ बनती है। देखो इस डायग्राम में दिखाया है। इस पूरे क्रैब साइकिल में अगर मैं लिंक रिएक्शन, ये लिंक रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज लिंक रिएक्शन। अगर मैं, जब पायरूवेट किस में बदल रहा है, एसिटाइल CoA में, अगर मैं लिंक रिएक्शन को भी क्रैब साइकिल का पार्ट मानती हूं तो देखो कहाँ कहाँ, यहां पर NADH2 बना तो NADH2 के साथ CO2 निकली, फिर यहां पर NADH2 का दूसरा मॉलिक्यूल बना तो यहां पर दूसरी CO2 निकली, और यहां पर फिर से NADH2 बना तो फिर से CO2 निकली। यानी हर उस स्टेप पर जहां जहां NADH2 बन रहा है CO2 भी रिमूव होती है। इसीलिए हम बोलते हैं 3 जगह 3 CO2, ये एक पायरूवेट के लिए है। तो 2 पायरूवेट के लिए टोटल कितनी CO2, 6 CO2। एक ग्लूकोज से 2 पायरूवेट बने ना ग्लाइकोलाइसिस में, तो 2 पायरूवेट के लिए कितनी हो गई, 6 CO2 हो गई। ठीक है, बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि लास्ट में, जब लास्ट में ये जो है ना OAA, जिसने एसिटाइल CoA 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन मिलकर सिट्रिक एसिड 6 कार्बन प्रोडक्ट बनाया था, पहला प्रोडक्ट, जब ये रीजनरेट हो रहा होता है तो ये कहता है यार लास्ट में जाते जाते $1 और बना देते हैं। तो यहां पर लास्ट में एक NADH2 फिर से जनरेट होता है, बट यहां पर दोबारा CO2 नहीं बनानी है हमको। ठीक है, समझ में आ गया आपको, बहुत इजीली याद रख सकते हो कहाँ कहाँ NADH2 और CO2 बनी। वैसे हालांकि अब नीट में ये सारी डिटेल्स पूछते नहीं है, पहले पूछते थे, ठीक है, अब नहीं पूछते कि कौन से स्टेप पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अब तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला स्टेप समझ में आ गया ना। दूसरा क्रूशियल इवेंट क्या है कि सुनना जरा, पहले इसी में एक लाइन और समझना कि जब भी हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहे हैं बच्चों, तो मैं तुम्हें कह रही हूं कि इन हाइड्रोजन एटम्स को कौन पकड़ रहा है, इन हाइड्रोजन एटम्स को NAD+ पकड़ रहा है। ठीक है, और NAD+ जब भी हाइड्रोजन आयंस यानी प्रोटॉन को पकड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को भी पकड़ेगा, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स भी उठाएगा, वहीं पर मैट्रिक्स में पढ़े हैं। ठीक है, तब जाके NADH2 बनेगा, तब जाके NADH2 बनेगा। तो यानी जब भी हाइड्रोजन का रिमूवल होता है ना, वहां से पायरूवेट से तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल को भी तो आप ऑक्सीडेशन बोलते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस के दौरान रिमूव हुए, इन इलेक्ट्रॉन्स को किसने पकड़ा, द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हुए, और इन दोनों को ही पास ऑन कर दिया किसे, NAD+ को। जिससे क्या हुआ, NAD+ ने क्या बना दिया, NADH2 बना दिया। जब ये NADH2 ETS में गया, जब ये NADH2 ETS में गया, तो ETS में मैंने तुम्हें कहा फिर से अपोजिट रिएक्शन होगी, यानी NADH2 किसको छोड़ देगा, हाइड्रोजन आयंस को भी छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ देगा। हाइड्रोजन आयंस तो स्पेस में इकट्ठे होते जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया। बताओ, मैंने तुम्हें कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल किडनैपिंग कौन करता है ETS में, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो खुद ATP है, उसको तो ATP बनाना है। तो जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वहां पर इंतजार कर रही होती है ऑक्सीजन। जब तक आप उस ऑक्सीजन को, ये इलेक्ट्रॉन्स जो चेन चल रही थी वो इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे, तब तक वाटर नहीं बनेगा, और जब तक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स का किडनैप नहीं कर लेती तब तक ATP सिंथेटेज खुलेंगे नहीं। मतलब आप यूं समझ लो इस केस में कि ATP सिंथेटेज के खुलने के लिए 2 सिग्नल्स हैं, एक तो हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट होना जरूरी है, प्लस दूसरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली किडनैप करे, ये भी जरूरी है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स NAD+ ने किडनैप करके इसको दिए थे, यहाँ पे लिख रहा है कि द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू
ये इलेक्ट्रॉन्स फाइनली किसको पास ऑन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन फाइनली चले गए ऑक्सीजन के पास, इसलिए इन्होंने लिखा है टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, है ना। जब ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेती है, एक मिनट, जब ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेती है, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन से करना चाहते हो तो 2 से कर लो, तब ये मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन आयंस भी उठाती है और देखना जरा क्या बन जाएगा, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सेम ये रिएक्शन अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो सेम ये रिएक्शन यहां देखो ईटीएस में लिखी हुई है, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिख रहा है, इसको जूम कर देती हूं मैं। अगर आप इस ईटीएस में कॉम्प्लेक्स फोर्थ देखेंगे, ये रहा कॉम्प्लेक्स फोर्थ, तो इस कॉम्प्लेक्स फोर्थ पर रिएक्शन होती हुई दिख रही है आपको। यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक H2O बनाया है तो हाफ O2 से दिखा दिया है कि हाफ O2 प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस, यहाँ पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और लिख लेना, ठीक है, तो यहाँ पर H2O बनेगा। अच्छा सॉरी, मैंने उस रिएक्शन में O2 लिख दिया था, उसको आप हाफ कर लो, ठीक है, हाफ O2 प्लस 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले हैं, मैट्रिक्स से नहीं उठाए, ये इलेक्ट्रॉन ये जो घूमते हुए आ रहे थे ना, यही इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक एरो लगाओ, कनेक्ट करो, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे आपको दिख रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन चलते हैं हमेशा, ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन होते जा रहे हैं और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, इसने इलेक्ट्रॉन्स को किडनैप किया, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन उठाए और वाटर बना। जब ये फाइनल रिएक्शन होगी तब ही एटीपी सिंथेटेज खुलेगा और तब तक यहाँ हाइड्रोजन आयन बार बार इकट्ठे हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा हो चुकी होगी, यहाँ कम होगी, तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा से कम की तरफ जब आएंगे तो आप देख रहे हैं उसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। डन, अच्छे से समझ में आ गई आपको ये लाइन कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, कि 2 क्रूशियल इवेंट जो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान होते हैं, उनमें से एक तो है पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी पायरुवेट के सभी हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो जाने चाहिए धीरे धीरे, नॉट एक साथ, जिसके लिए इतना बड़ा क्रैब साइकिल का प्रोसेस बनाया। और ईटीएस क्यों बनाया, कि क्रैब साइकिल के दौरान हाइड्रोजन की जो पासिंग हुई वो NADH2 को हुई, इलेक्ट्रॉन्स भी पास ऑन हुए, ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स अमानत है किसी और की, तो NADH2 ईटीएस में पार्टिसिपेट करेगा, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएंगे ऑक्सीजन को, जिससे एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर बनेगा और एक हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट होगा, फाइनली एटीपी बनेगा। अब नेचर ही जाने कि इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बनाया, कोई और सिंपल प्रोसेस नहीं होगा, या इसके पीछे भी बहुत सारी साइंस है, बट वी हैव टू स्टडी लाइक दिस। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकली सोच के पढ़ोगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, वरना जनरली मैंने देखा है ग्लाइकोलाइसिस को अलग पढ़ते हैं, क्रैब साइकिल को अलग रट लेते हैं, ईटीएस को अलग रट लेते हैं, तो हम कोरिलेट नहीं कर पाते चीजों को और फिर हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती हमें नहीं करनी। और याद रखना, वो जो ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH2 हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएंगे, है ना, क्रैब साइकिल वाले तो बन ही अंदर रहे हैं, बट जो ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 हैं जो साइटोप्लाज्म में बने हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर आ जाएंगे और ईटीएस में सेम तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। डन, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों पॉइंट्स, इस पर क्वेश्चन बनता है। क्लियर, तो ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन का बेस हुआ, जिसमें से भी यू रिमेंबर कि इस स्टेप में किसकी बात हो रही है, इस स्टेप में बात हो रही है क्रैब साइकिल की, और इस स्टेप में किसकी बात हो रही है, एटीपी फॉर्मेशन यानी ईटीएस की। तो बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया कि क्रैब साइकिल कहाँ होता है, इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ईटीएस कहाँ होता है, ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों स्टेप कभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होते, वहां पे आपको पता है पायरुवेट सिंपली टूट जाता है एंजाइम्स की मदद से, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन, देखो भाई क्या क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स सी, फॉलोइंग आर द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा ये सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया, तो ये बोल रहा है फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी क्रैब साइकिल की बात हो रही है, सेकेंड स्टेप में एटीपी बन रही है यानी ईटीएस का बात हो रही है, तो ये पूछ रहा है कि इनकी साइट बताओ, तो क्रैब साइकिल तो होगा मैट्रिक्स में, ईटीएस होगा इनर मेम्ब्रेन पर, सीधा सीधा ऑप्शन ए। ठीक है, डन, आउटर मेम्ब्रेन पे मत कर देना कभी भी, इनर मेम्ब्रेन पे ही होते हैं सारे कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, लिंक एंजाइम। हाँ अब सुनो, अब ये जो लिंक रिएक्शन तुम देख रहे हो ना, ये जो लिंक रिएक्शन मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ शुरू से कि पायरुवेट जो है उसको बदलना है एसिटाइल को ए में, ये हमेशा याद रखो 3 कार्बन प्रोडक्ट है, ये 2 कार्बन प्रोडक्ट है,
तो बट ऑब्वियस एक कार्बन कहाँ गया, तो यहाँ भी CO2 बनेगी। पहली CO2 लिंक रिएक्शन में ही बन जाती है, बाकी की जो 2 बची वो क्रैब्स साइकिल के दौरान बनेगी। ओके, तो टोटल 3 CO2 हो गई। मतलब वो मैं अलग अलग बोल रही हूँ, बट अगेन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो लिंक रिएक्शन और क्रैब्स साइकिल को मिलाकर करते हैं। तुम्हारी बुक में यहाँ पर ये देखो, क्रैब्स साइकिल के बाद एक समराइज्ड इक्वेशन दी है, तो यहाँ पर एसिटाइल कोए से शुरू नहीं किया है, क्रैब्स साइकिल की कैलकुलेशन को किससे शुरू किया है, पायरुवेट से शुरू करा है, और इसमें पूरा 3 CO2 दिखाया, यानी एक पायरुवेट पहले एसिटाइल कोए बनाएगा, क्रैब्स साइकिल करेगा, तो टोटल 3 CO2 बनेगी। तो बट ऑब्वियस अगर हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक ग्लूकोज के लिए अगर कैलकुलेशन करनी है तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, तो बट ऑब्वियस हर चीज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तुम खुद देख लो, अगर आप हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे प्रोडक्ट्स बताओ, क्या क्या प्रोडक्ट्स बने। 3 की जगह 6 CO2 कर दूं, यहाँ पर 4 NADH2 की जगह, देखो NADH2 को ऐसे लिखा है ना, ये NADH2 है, ठीक है, 4 × 2 8 NADH2 कर दूं, ठीक है। फिर FADH2 एक ही जगह बनता है सिर्फ, NADH2 तो मैंने कहा था 3 जगह तो CO2 के साथ, एक लास्ट में, यानी 4 बने थे, तो आपने 4 का डबल कर दिया 8, लेकिन FADH2 सिर्फ एक ही स्टेप पर बनता है, तो एक FADH2 एक क्रैब्स साइकिल में, तो 2 क्रैब्स साइकिल में कितने बने, 2 FADH2, ठीक है। ये हम प्रोडक्ट्स ऑफ 2 क्रैब्स साइकिल कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, इसलिए हमने सब चीजों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये क्या है, ये ATP, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये GTP वाला ATP है। क्रैब्स साइकिल में डायरेक्टली मैंने आपको कहा था GTP बनता है, कपलिंग रिएक्शन होती है, GTP GDP में बदलकर ADP को अपना फॉस्फेट दे देता है और वो ATP बना लेता है, उसको ETS में जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये वही वाला है। तो एक क्रैब्स साइकिल में एक ही जगह ये रिएक्शन हुई थी, तो अगर एक क्रैब्स साइकिल में एक ATP, तो 2 क्रैब्स साइकिल में 2 ATP। आप इसको चाहे GTP कह लो याद रखने के लिए, या आप इसको सीधा ATP बोल सकते हो। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP, लास्ट लेक्चर में हमने समझा था, ठीक है। डन है क्या, ये देखो, तो इसका मतलब लिंक रिएक्शन प्लस क्रैब्स साइकिल, ये जो पूरा है इसको मिलाकर, ये तो बाय प्रोडक्ट चला जाएगा बाहर, ये सेल का एनर्जी गेन है, $8, 2 FADH2 यानी पाउंड मान लो, ठीक है, और 2 G, इनको मैं अलग अलग क्यों गिन रही हूँ पता है, क्योंकि ना एक NADH2 1 NADH2 3 ATP के बराबर होता है। यहाँ पे $1 की कीमत 3 रुपीज है बस, ठीक है। वैसे तो डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा है, बट सेल में बता रही हूँ मैं आपको, यानी एक NADH2 जब ETS में जाता है ना बच्चों, और हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट करता है, और फिर ATP सिंथेटेज से वो हाइड्रोजन गुजरते हैं, तो 3 ATP ही टोटल बनते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं 1 NADH2 इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP। एंड इसी तरह से क्या हो रहा है, ये 1 NADH2, इसी तरह से 1 FADH2 जो है ये और भी कम एनर्जी देता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP, ठीक है। तो इससे हम बहुत इजीली एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर 8 NADH2 टोटल बने तो इंटू 3 24 ATP मिलेंगे हमें ETS में जाने के बाद। जब ये ETS में जाएगा तो लास्ट में 24 ATP बना देगा, ये 1 से 2 बनेंगे तो 2 से टोटल 4 ATP मिल जाएंगे, 24 और 4 28, 2 ये रहे 30 ATP हो गए, ठीक है। 24 + 4 28, 2 ये रहे 30 ATP तो यहां से मिल गए आपको। अब और जोड़ो इसमें, अभी यहीं पे बता देती हूँ साथ के साथ कैसे 38 ATP हुए। अब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट्स को जरा यहाँ पे लाओ। ग्लाइकोलाइसिस में मैंने जो मेरी NCERT लाइन टू लाइन सीरीज है उसमें अच्छे से चार्ट वगैरह बना के सब समझाया है। यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो वहां से एक बार लेक्चर देख लो, तो रिवीजन है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी वहां पे सीरीज देख चुके हैं, कहीं से भी आप देख चुके हो, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग में इमेजिन करो कि ग्लाइकोलाइसिस में हमने 2 ATP बनाए थे और 2 NADH2 भी तो बने थे, $2 भी तो बने थे। तो जब वो दोनों डॉलर अंदर आएंगे और ETS में जाएंगे तो 2 NADH2 से कितने रुपीस बनेंगे, 2 × 3 6, यानी 6 ATP अभी और मिलेंगे ETS से, और 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस ने सीधा दिए हैं, तो 6 + 2 8 ATP और जोड़ेंगे तो 30 में 8 जोड़ दो 38, यानी 1 ग्लूकोज इज इक्विवेलेंट टू 38 ATP। अगर पूरा बिल्कुल इतना थ्योरेटिकल तरह से अगर ये प्रोसेस हो कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब चीजें हुई हैं, तो सेल को 38 ATP का गेन होगा बाय यूजिंग 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको। तो यहां पर ये जो लिंक रिएक्शन है, इस पर कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों कि लिंक रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है।
आपको ऐसे पूरी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखो, पायरुवेट बदलता है एसिटाइल कोए में और बनता है एक CO2, यहाँ पे CO2 बनेगा तो NADH2 भी बनेगा। तो लिंक रिएक्शन के दौरान जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है पायरुवेट, इससे हाइड्रोजन एटम निकाल रहा है डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और इसका भी एक कोफैक्टर है मैग्नीशियम आयन, कहाँ बताया था, ग्लाइकोलाइसिस में जो पहला एंजाइम था हेक्सोकाइनेज, उसका कोफैक्टर भी कौन है, मैग्नीशियम। ना सिर्फ उसका, फोटोसिंथेसिस में हमने जो रुबिस्को पढ़ा था, रुबिस्को का भी कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयंस आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट्स, ठीक है। नॉट ओनली प्लांट्स, हमारे में भी हो रहा है रेस्पिरेशन। तो प्लस प्लांट्स में मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में भी मैग्नीशियम आयंस होते हैं, ठीक है। तो प्लांट के लिए मैग्नीशियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द लिंक एंजाइम, तो लिंक एंजाइम है पायरुवेट। देखो अब गड़बड़ मत कर देना, डी कार्बोक्सिलेज हमने फर्मेंटेशन में पढ़ा था, यहाँ पर एंजाइम का नाम है डीहाइड्रोजिनेज। आ सकता है तुम्हारे दिमाग में कि मैम यहाँ पर भी तो CO2 निकल रही है, बट अब दोनों जगह ही निकल रही है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो देना पड़ेगा। तो वहां पर फर्मेंटेशन में डी कार्बोक्सिलेज था, यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज है। ऐसी जो चीजें होती हैं जो मतलब मिक्स हो जाती हैं, कंफ्यूजन भरी होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नीट में तुम्हें तभी याद आएंगी जब तुमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा होगा। तो ऐसी चीजों को स्पेशली अगर तुम कोई शॉर्ट नोट्स बनाते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहीं लिखते हो, तो ऐसी कंफ्यूजिंग टर्म्स को जरूर लिखा करो बच्चों, है ना। दोनों एंजाइम्स के नाम लिख लो, इसको लिख दो यूज्ड इन, ये कहाँ यूज हो रहा था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, वहीं तो CO2 निकल रही थी। जबकि डीहाइड्रोजिनेज कहाँ यूज हो रहा है, लिंक रिएक्शन में। और बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। Which of the reaction is an example of oxidative decarboxylation? Yes, again very important point. ये जो आपकी लिंक रिएक्शन है, इसका एक नाम और है बच्चों। इस लिंक रिएक्शन में बट ऑब्वियस पायरुविक एसिड से लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, प्लस प्लस CO2 भी निकल रही है, तो इसलिए इस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे लिख लो, दिस इज लिंक रिएक्शन और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ओके डन। तो वही चीज यहाँ पे तुमसे पूछा है कि भाई इनमें से किसको, अब देखो किसी बच्चे को ये तो बिल्कुल रटा हुआ है कि लिंक रिएक्शन का मतलब पायरुवेट से एसिटाइल कोए का बनना, बट यही नहीं पता कि लिंक रिएक्शन का ही नाम हमसे पूछा है, तो गड़बड़ कर दोगे ना तुम। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लिंक रिएक्शन की बात हो रही है, तो तुरंत आंसर आ जाएगा, ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन सी। अच्छा कोई बच्चा ये तो नहीं सोचता है एसिटाइल को में ये C कार्बन है, ये C कार्बन नहीं है, दिस इज कोएंजाइम, दिस इज अल्फाबेट C, ठीक है। कोएंजाइम का C लिखा हुआ है। ये एसिटाइल में तो 2 ही कार्बन होते हैं, एसिटेट में 2 कार्बन होते हैं, यहाँ पर भी 2 ही कार्बन होते हैं। नाउ इन TCA साइकिल, अब अगर हम लिंक रिएक्शन के बाद एग्जैक्टली क्रैब साइकिल पर बढ़ें, तो क्रैब साइकिल में हमेशा याद रखो पहले स्टेप में क्या होगा, एक प्रोडक्ट आ रहा है लिंक रिएक्शन से बनकर, एक मैट्रिक्स से उठाएंगे OAA, दोनों जुड़ जाएंगे 4 कार्बन, OA तो तुम्हें पता ही है 4 कार्बन प्रोडक्ट है, कहाँ पढ़ा था, C4 साइकिल में फोटोसिंथेसिस में, याद है। तो 4 कार्बन का जो ऑर्गेनिक एसिड है OAA, ये एसिटाइल को एंजाइम ए से जुड़ेगा और एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज सिट्रिक एसिड, जिसको कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, दैट्स व्हाई द साइकिल इज नोन एज TCA साइकिल। ओके बता चुकी हूँ पहले। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और फिर धीरे धीरे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसके लिए भी मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें कहा था कि यहाँ पर तुम्हें क्रैब साइकिल की समराइज्ड फॉर्म दी है, बट आप सबको क्रैब साइकिल की पूरी फॉर्म पता होनी चाहिए जो मैंने लेक्चर में बताया है। पहले सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट बनाएगा, सिट्रिक एसिड भी 6 कार्बन है, और यहाँ पर जो आइसोसिट्रेट बनेगा बच्चों इससे, वो भी एक 6 कार्बन प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर बाद में ये बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन है। तो बट ऑब्वियस जब 6 कार्बन प्रोडक्ट 5 कार्बन में बदल रहा है तब CO2 निकलेगी ना, इन्होंने सीधा यहाँ पे सिट्रिक एसिड से इसमें दिखा दी, ये गड़बड़ है, यहाँ पे लिखना चाहिए था पहले इनको एक स्टेप, फिर उसके बाद ही बताना चाहिए था। तो CO2 और NADH2 कब बनेंगे, जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटेरेट में बदल रहा है। ये पीछे वाले पेज पे तुम पढ़ना, वहां लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है थ्योरी में ये बात, ठीक है। देन अगेन देखो ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, ये सीधा इन्होंने फिर सक्सीनिक एसिड दिखा दिया, बट मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये सीधा नहीं बनता। पहले इस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सीनाइल को A बनता है,
और फिर ये सक्सिनाइल को ए सक्सिनिक एसिड बनाता है। हालांकि सक्सिनाइल भी 4 कार्बन है, तो जब ये बनता है तभी CO2 और NADH2 बन जाते हैं, और जब सक्सिनाइल को ए इसमें बदलता है तब ये GTP वाला पार्ट होता है। यानी ये पूरे जो स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, ये तो दोनों साथ में ही होंगे। ये वाला जो है ये सेम टाइम पे नहीं हो रहे, पहले सक्सिनाइल को ए बनेगा, 5 कार्बन से 4 कार्बन बना तो CO2 निकलेगी, CO2 निकलेगी तो NADH2 भी बनेगा, प्लस जैसे ही सक्सिनाइल को ए सक्सिनिक एसिड में बदलेगा GTP बनेगा, और GTP कपलिंग रिएक्शन के दौरान ATP बना देगा। तो अगर तुमसे पूछें कि कपलिंग रिएक्शन कब होती है, तो आपका आंसर होगा व्हेन सक्सिनाइल को ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड। ठीक है, फिर से क्वेश्चन बनता है, यहां पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम पाउंड की बात कर रहे हैं FADH2, वो कब बनता है समझना। अब अगेन यहाँ पे फिर मिसिंग है, ये जो सक्सिनिक एसिड है बच्चों, इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। अब देखो कहीं भी CO2 रिमूवल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 4 कार्बन कंपाउंड ही बनाना है। सिर्फ यहाँ पे सक्सिनिक एसिड के बाद आपको एक सीक्वेंस याद रखनी होती है, FMO, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। पहले सक्सिनिक एसिड के बाद फ्यूमेरिक एसिड बनता है, फ्यूमेरिक एसिड बनता है, फिर फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक बनता है, और फिर मैलिक से ऑक्सैलो, FMO ऐसे बनते हैं ये तीनों। जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में बदलता है, जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में बदलता है, तो अगेन सक्सिनेट से हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं। उन हाइड्रोजन एटम को पकड़ लेता है कौन, NAD+, इलेक्ट्रॉन्स को भी पकड़ लेता है, और क्या बना देता है, FADH2। सेम वही कहानी, 2 हाइड्रोजन आयंस वाली, सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। जैसे आप उसमें पढ़ते हो ना, FAD+, 2 हाइड्रोजन उठाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन उठाएगा, FADH+ H+ में बदल जाएगा। तो ध्यान से बताओ, क्या सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन एटम्स निकाले गए जिससे फ्यूमेरेट बना? तो यहां पर अगर कोई एंजाइम यूज होता तो मैं उस एंजाइम का नाम ऐसे लिख दूं, क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, इस पे कई बार नीट में क्वेश्चन आया है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं SDH। सक्सिनेट अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एक बार समझ लोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। सक्सिनेट जब फ्यूमेरेट में बदलता है तो सक्सिनेट से हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं, बट ऑब्वियस उन हाइड्रोजन एटम को NAD+ की जगह FAD+ पकड़ लेता है और FADH2 बना देता है। ये सेल के लिए पाउंड है, बाद में ये FADH2 जाकर ETS में ATP बनाएगा। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब नेचर ने यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया। क्या ट्विस्ट डाल दिया, देखना कि ठीक है फ्यूमेरेट से मैलिक एसिड और ये सब बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्टेप है ना, पूरा क्रैब साइकिल कहाँ हो रहा है बच्चों, इंक्लूडिंग लिंक रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। तो हर स्टेप पर एक एंजाइम काम आता है। सारे एंजाइम्स कहाँ पर हैं क्रैब साइकिल के, मैट्रिक्स में हैं। किसके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अगेन इट इज अ क्वेश्चन कि क्रैब साइकिल के एंजाइम्स कहाँ होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं, एक्सेप्ट वन एंजाइम। ये वाला जो एंजाइम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम मैट्रिक्स में नहीं था, बल्कि ये एंजाइम कहाँ बैठा हुआ है, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ना बच्चों, जिसपे कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 होते हैं, उनमें से जो कॉम्प्लेक्स 2 है वहां पर ये एंजाइम उससे चिपका हुआ बैठा हुआ है। एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स 2 ये एंजाइम ही है, यूं समझ लो तुम। तो फिर ये कैसे करवाएगा क्रैब साइकिल का स्टेप, तो कोई बात नहीं है, ये जो मैट्रिक्स है वो इनर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में ही तो है। तो क्रैब साइकिल का ये अकेला ऐसा स्टेप है जिसको कंट्रोल करने वाला एंजाइम मैट्रिक्स में ना होके कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। जरा पन्ने पलटो, ETS पर जाओ, ETS में कॉम्प्लेक्स, अभी मैं इसको हटाऊंगी तो फिर ये चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 देखो जो पर्पल कलर से बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स 2, उसका नाम, उसमें देखो क्या दिखाया तुम्हें, उसमें रिएक्शन दिखाई होगी सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता हुआ। तो वो रिएक्शन इसीलिए वहां पर दिखाई, वो वहां नहीं हो रही, वो मैट्रिक्स में ही हो रही है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के इधर मैट्रिक्स ही तो है, तो जो सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बन रहा है उसको कंट्रोल करने वाला एंजाइम मैट्रिक्स में नहीं है, बल्कि इनर मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्स 2 ही वो एंजाइम है। ठीक है, तो बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है, यहाँ लिखा हुआ भी है, तुम हाईलाइट कर देना कि वो कौन सा एंजाइम है क्रैब साइकिल का जो मैट्रिक्स में नहीं होता। अभी नीचे जाएंगे वहां पर लिख रहा है, ठीक है, दैट इज SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बाकी ये सेम फ्यूमेरिक, मैलिक, ऑक्सैलो एसिटिक ये बन जाता है। तो ऑक्सैलो एसिटेट यहां से रीजनरेट हो गया, एसिटाइल को एको पायरुवेट रीजनरेट कर रहा है, तो फिर से क्रैब साइकिल रिपीट होता है। ऐसे करके ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है,
अच्छे से समझ में आ गया, हटा दें इसको। ओके, यहाँ पर देखो ये लाइन लिखी हुई है, वेयर इट इज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, शायद ईटीएस में लिखा हुआ है। देखो ये इस वाले की बात कर रही थी मैं, दिख रहा है आपको, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनते हुए ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड, इसका नाम देखो क्या लिख रहा है, एसडीएच, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पर आप पढ़ लेना, एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो NADH2 के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, NADH2 तो पहले प्रॉपर बना मैट्रिक्स में, फिर यहाँ आया, फिर कॉम्प्लेक्स 1 ने इसको तोड़ा, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, जिससे हाइड्रोजन आयंस निकले, यहाँ इकट्ठे हुए, इलेक्ट्रॉन की एक चेन चली। लेकिन FADH2 का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। सक्सिनेट ने जब फ्यूमेरेट बनाया उसी दौरान, यहाँ पे दिखाया भी नहीं तुम्हें FADH2 पूरा बनते हुए, देखो इस कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर ही FAD बनाया हुआ है, ये वही FAD प्लस है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठा है, मैट्रिक्स में नहीं बैठा, तो इसलिए इसी को हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये हाइड्रोजन आयंस को अंदर भेज देगा और इलेक्ट्रॉन से एक ट्रांसपोर्ट चेन शुरू कर देगा, सेकंड से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहां से नीचे नहीं आएगा, सेकंड से पहले हमेशा थर्ड में जाते हैं, फिर फोर्थ में आते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब NADH2 पार्टिसिपेट करता है तब क्या होता है, तब होता है फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन थर्ड में जाते हैं और ये देखो फोर्थ में आते हैं। एक्चुअली थर्ड से फोर्थ में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड से आते हैं, अंदर से नहीं आते, तो ये कोई बैरियर क्रिएट नहीं करता, ठीक है, डन। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, क्या क्वेश्चन है। इन TCA cycle, the first step is the condensation of pyruvate with OAA and water. ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, ये रहा फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट OAA से जुड़ता है, नहीं, एसिटाइल CoA OAA से जुड़ता है। एंड डू रिमेंबर, इसको एक कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। जब ये 4 कार्बन और 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट आपस में जुड़ता है ना बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आधी अधूरी बातें लिखिए, ये रहा ना, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल CoA विद OAA एंड वाटर। शुरू में वाटर यूज भी होता है, यहाँ पर इस स्टेप में वाटर यूज भी होता है, ठीक है, क्लियर है क्या। एंजाइम का भी देखो नाम है सेम, वो ग्लाइकोलाइसिस की तरह, हर स्टेप पर एंजाइम काम आता है, बट सारे नाम तुम्हारी बुक में नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस का वेरी फर्स्ट एंजाइम था हेक्सोकाइनेज, यहाँ का भी वेरी फर्स्ट एंजाइम यू हैव टू रिमेंबर सिट्रेट सिंथेज, क्योंकि सिट्रेट बनेगा तो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, क्लियर है। देखो आ गया ना, आइसोसिट्रेट बनेगा और फिर 2 बार लगातार डीकार्बोक्सिलेशन होगा, क्योंकि आइसोसिट्रेट 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से पहले 5 कार्बन में कीटोग्लूटारिक, फिर 5 कार्बन से सक्सिनाइल CoA में 4 कार्बन, तो 2 जगह पर लगातार सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 बनेगी, और अगर CO2 बनेगी तो NADH2 भी बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया गलत। तो मैं कह रही हूँ ना तुमको, ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसके क्वेश्चन सिर्फ तभी सही कर पाओगे जब तुम कॉन्सेप्ट्स के एकदम डेप्थ में जाके चीजों को समझोगे, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ने वाला चैप्टर नहीं है। मॉर्फोलॉजी में तो फिर भी ऐसा होता है, डाइवर्सिटी में होता है, कुछ पढ़ लिया, कुछ छोड़ दिया, कोई एग्जाम्पल पढ़ लिया, कोई कैरेक्टरिस्टिक भूल गया, इट्स ओके, वो वही आ गया एग्जाम में तो सही कर देंगे, नहीं आया तो बात अलग है। पर ये जो चैप्टर्स है ना बच्चों, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ये दोनों प्लांट फिजियो के ऐसे चैप्टर हैं कि अगर आता है तो तुम्हें फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सब कुछ आएगा, और अगर नहीं आता तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। इसमें ऐसे ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। इसलिए प्लीज अगेन मैं कहूंगी, अगर तुम्हारे दोनों चैप्टर स्ट्रांग नहीं है तो टाइम निकालकर, जो मेरी NCERT लाइन टू लाइन सीरीज है उसमें मैंने इन दोनों चैप्टर्स के बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर्स अपलोड किए हैं, टाइम निकालकर एक बार उन्हें देखो, अपने नोट्स बनाओ, फिर तुम क्वेश्चंस करो, तुमसे होने लग जाएंगे, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों सक्सेस का। तुम्हें लगता है ना कि मैम कोई 1 शॉर्ट वीडियो दे दो, कुछ शॉर्टकट बता दो, कहीं भी तुमने कभी सुना है किसी बुक में लिखा हो किसी बहुत महान इंसान के, बहुत सक्सेसफुल इंसान के, कि यस मैंने ये शॉर्टकट अपनाया और मैं सफल हो गया, है ही नहीं। आपको अगर किसी भी चीज को पाना है तो यू हैव टू डू द एफर्ट्स, और वो एफर्ट्स आपको ही करने पड़ेंगे। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, मेंटोरशिप दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि चीजें कैसे करनी है, यू हैव टू डू इट योर ओन, ठीक है। चलिए, तो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, एंजाइम का नाम भी गलत है, अभी देखा हमने, सिट्रेट सिंथेज, यानी बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है भाई, मैच द, अच्छा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने अच्छे से क्रैब साइकिल किया तो वी नो 4 कार्बन कंपाउंड कौन है, FMO, तीनों 4 कार्बन थे, ठीक है। 2 कार्बन कौन है, एसिटाइल CoA, बार बार रिपीट करने से चीजें याद हो जाती हैं। 5 कार्बन कौन था, कीटोग्लूटारिक एसिड, है ना, सिट्रिक एसिड के बाद बना था, और 3 कार्बन में हमारा पायरुवेट। सिट्रिक एसिड तो 6 कार्बन है, वो दिया नहीं उसके लिए, तो A को 5 से मैच कर दो,
बी को 1 से मैच कर दो, ये रहा ऑप्शन सी, है ना, C4 एंड D2। ओके नेक्स्ट, इसमें क्या करना है हमें, अच्छा फिर से एक और कर लेते हैं, बढ़िया है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन, इसको इससे मैच कर दो। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये PgAl कहां से आ गया, कोई बात नहीं, PgAl ग्लाइकोलाइसिस में था ना, दो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन गए थे क्योंकि ये 3 कार्बन होता है, तो यहाँ पे दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड। PgA और PgAl में एसिड और एल्डिहाइड का ही तो फर्क है, बाकी हैं दोनों 3 कार्बन प्रोडक्ट, ठीक है। आइसोसीट्रेट, जो सीट्रेट है वही आइसोसीट्रेट है, 6 कार्बन। और इथेनॉल सबको पता है, C2H5OH, कई बार एग्जाम में सुधार, इथेनॉल तो पढ़ा ही नहीं हमने, याद ही नहीं आता, बेसिक सी चीज है इथेनॉल, तो इथाइल अल्कोहल ही है, ठीक है। तो इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, हो जाता है कई बार एंजाइटी में ऐसी चीजें, ठीक है, A का 3 B का 4। बट एंजाइटी किसको नहीं होगी एग्जाम में, पता है क्या, वो कौन से बच्चे हैं जिन्हें एग्जाम में एंजाइटी नहीं होती, नीट क्रैक करके अपने मनचाहे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाते हैं। तैयारी तो बहुत से लोग पक्की करते हैं, बट फिर कुछ लोग ही क्यों वहां पहुंचते हैं, क्योंकि एंजाइटी नहीं होती, कॉन्फिडेंस होता है खुद पर। और वो कैसे आती है बच्चों, वो आता है जितना आप चीजों को अच्छे से पढ़ोगे, है ना, जितनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे। मान लो आपने एक बहुत अच्छी नॉलेज की बुक पढ़ ली, ठीक है, और है ना अच्छी नहीं, सॉरी इसको ऐसे समझो, एक बुक थी आपके पास, आपने ऊपर से पढ़ ली, कल कुछ डिबेट होने वाली है, ठीक है। अब उस डिबेट में किसी ने कोई कुछ रखी, कोई दलील दी, तो तुम उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान था, तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि यार ये बोलूंगा तो सही था कि गलत। बट दूसरे बच्चे ने उस बुक को बहुत अच्छे से समझ के पूरा पढ़ा एकदम अच्छे से, तो उसे खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने पूरा पढ़ा है, ये बताए कि उस बुक में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, और वो वहां जाकर डिबेट में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देगा। तो एंजाइटी कब नहीं होती, जब हमें कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस हमें कब आता है, जब हमें किसी भी चीज की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। ओके, तो आप अच्छे से चीजों को समझ के पढ़ा करो और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, दिस इज द ओनली वे टू क्रैक नीट, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल की बात हो रही है। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, गलत, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ETS में है ना कि TCA साइकिल में। द साइकिल मस्ट अकर ट्वाइस फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेंगे। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड, जल्दीबाजी में गड़बड़ मत कर देना, वो तो कैल्विन साइकिल था जिसमें 3 कार्बन कंपाउंड PgA बना था, यहाँ तो सिट्रिक एसिड बनता है जो 6 कार्बन कंपाउंड है। हाँ, सिट्रिक एसिड के 6 कार्बन कंपाउंड में COOH के 3 ग्रुप होते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, वो 3 कार्बन नहीं है बच्चों, मतलब सिट्रिक एसिड के फॉर्मूले में जो 3 कार्बन है, उन 3 कार्बन से 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े रहते हैं, इसलिए कार्बन तो टोटल 6 हो गए। बट अगर आपसे बोले इसमें एसिडिक ग्रुप कितने हैं, तो 3 हो गए। तो सिट्रिक एसिड का दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज नॉट अ 3 कार्बन कंपाउंड, इट इज क्लियरली अ 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इट इंक्लूड 10 डिहाइड्रोजनेशन, अगर 10 जगह डिहाइड्रोजनेशन होते तो फिर 10 FADH2 एंड NADH2 बनने चाहिए थे एक ही क्रैब साइकिल में, ऐसा तो नहीं हुआ। 8 NADH2 2 FADH2 यानी टोटल 10 बने, लेकिन वो 10 कब बने बच्चों, वो 10 बने थे जब हमने क्रैब साइकिल को 2 बार किया था, ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर B स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, अच्छा देखो देखते हैं, थोड़ी थोड़ी याद तो हो गई होगी अब। एसिड, ये तो हटा दो, पायरुवेट कहां से बीच में आ गया, एसिटाइल को 2 कार्बन था, ये OAA से जुड़ा था और इसने सिट्रिक एसिड बना दिया था। फिर 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटारिक बना था, सक्सिनाइल को नहीं लिखा, कोई बात नहीं, वो सॉरी आइसोसिट्रेट नहीं लिखा, कोई बात नहीं। फिर इससे सक्सिनाइल को बना था, वो नहीं लिखा, बट सक्सिनिक एसिड उसके बाद ही बना था, बिल्कुल ठीक है। और फिर FMO याद करवाया मैंने तुम्हें, FMO बिल्कुल ठीक है। तो इस ऑप्शन में हमें बिल्कुल सही चीजें लग रही हैं, फिर भी हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में मैलिक एसिड बीच में ही आ गया, तो गलत है, ठीक है। सो B इज द करेक्ट वन। B में वो वाले एसिड्स दिए हैं तुमको जो NCERT में है। OAA यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो कितनी सरप्राइजिंग बात है कि OAA जो है वो फर्स्ट मेंबर भी है क्रैब साइकिल का और लास्ट मेंबर भी है। आप अगर आपसे पूछ ले, यहाँ लिखा है तुम्हारी बुक में ना, NCERT में एक पॉइंट लिखा है, मैंने सीरीज में बताया था, NCERT सीरीज में, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रैब साइकिल, ये रहा, ये देखो कि लास्ट में पर्पस क्या होता है, रिप्लेनिशमेंट यानी रीजनरेशन ऑफ OAA विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल,
इसी को लास्ट में रीजनरेट करना है, क्योंकि यही इस साइकिल को शुरू कर रहा है, यहाँ से एसिटाइल और यहाँ से OAA। मुझे नहीं लगता कि अगर तुमने ये वाले सारे लेक्चर्स मेरे देख लिए या ये क्वेश्चंस मेरे साथ कर लिए तो तुम चीजों को भूलोगे, है ना। मैं कोशिश करती हूँ हर क्वेश्चन में हर कॉन्सेप्ट को बार बार बोलने की, जिससे तुम्हें चीजें बार बार रिवाइज हो और दिमाग में बैठ जाए। ऐसे ही तुम भी करा करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे ही होती है इफ यू वांट टू स्ट्रॉन्ग योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नाउ आ गया देखो क्वेश्चन, ऑल एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल यानी क्रैब साइकिल आर लोकेटेड इन मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन which is located in inner mitochondrial membrane. Now you know as a complex second in eukaryotes and in, ठीक है, बट ऑब्वियस अभी हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे होते तो प्रोकैरियोट में तो जो भी होगा वो साइटोप्लाज्म में ही होगा, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया जैसा तो कुछ है नहीं, मीजोसोम्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है, तो सब कुछ वहीं होता है, ठीक है। तो तुम इससे कंफ्यूज मत होना। सो ये कौन सा एंजाइम है बच्चों? दिस इज SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अभी बहुत अच्छे से याद है तुम्हें, 3 महीने बाद नहीं याद आएगा। 3 महीने बाद इतनी नई इंफॉर्मेशन तुम्हारा ब्रेन गेन कर चुका होगा कि तुम इन सब नामों में कंफ्यूज हो जाओगे। जितना फ्रेश हमें कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त याद रहता है उतना बाद में थोड़ी ना रहता है। बट हाँ, अगर तुम उन 3 महीनों में एटलीस्ट 20-25 दिन में भी एक बार इसको रिवाइज करते रहोगे तो तुम्हें 3 महीने बाद क्या नीट के एग्जाम तक भी याद रहेगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन ऑफ NAD डज नॉट अकर। NAD का रिडक्शन मतलब NAD को हाइड्रोजन पकड़ने हैं और क्या बनाना है? NADH2 बनाना है। तो ये पूछ रहा है इनमें से कहां पर NADH2 नहीं बनता। मैंने अभी एक ट्रिक दी थी तुम्हें कि जहां जहां CO2 निकलेगी, कार्बन का नंबर चेंज हो रहा है, वहां वहां बनेगी और लास्ट में बनेगी NADH2। तो देख लेते हैं। पायरुविक एसिड ने ये बनाया लिंक रिएक्शन पर, लिंक रिएक्शन पे तो बना था, CO2 भी बना था, NADH2 भी बना था। आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन, कीटोग्लूटारिक 5 कार्बन, तो ये CO2 भी निकलेगी, NADH2 भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। मैलिक एसिड ऑक्जेलो लास्ट वाले स्टेप पर तो कहा भाई $1 और ले लो, तो यहाँ भी NADH2 बना था। बचा सक्सिनिक एसिड जो खुद 4 कार्बन है, से फ्यूमेरिक एसिड जो खुद 4 कार्बन है, तो यहाँ CO2 नहीं निकली, NADH2 भी नहीं बना, बट डू रिमेंबर इस स्टेप पर FADH2 बना था। तो NADH2 के अकॉर्डिंग दिस इज द करेक्ट वन, यानी डिहाइड्रोजनेशन तो चारों स्टेप पर हो रहा है, बट इन तीनों में NADH2 बना, इसमें FADH2 बना। ये वही जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वही वाली स्टेप है, ठीक है। FAD लो आ गया। FAD इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। FAD भी इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन को पकड़कर FADH2 बनाता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बट अगर FAD इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के हाइड्रोजन को पकड़कर FADH2 बना रहा है, यानी FAD का खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो किसी और का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कोई और हाइड्रोजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो वो किसका हो रहा है? बट ऑब्वियस जब FADH2 बन रहा है। कब बनेगा FADH2? जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में बदलेगा। सीधा सीधा ऑप्शन बी। अच्छे से समझ में आ गया ना? देखो क्रैब साइकिल तुमने समझ लिया, तो मुझसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। करते क्या हो तुम? क्वेश्चन करते रहते हो, ट्राई करते रहते हो, नहीं हो रहे सोल्यूशन पढ़ोगे, फिर नहीं हो रहे सोल्यूशन पढ़ोगे। सोल्यूशन पढ़ने से नहीं मिलेगा हल, कॉन्सेप्ट में जाने से मिलेगा। इन क्रैब साइकिल द फर्स्ट प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड which is a 6 carbon compound. It is formed by a condensing irreversible reaction. ये भी लिखा है इन्होंने, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है और ऐसा नहीं हो सकता कि सिट्रिक एसिड वापस OAA और एसिटाइल CoA में टूट जाए। इट इज इर्रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये किसके बीच में हो रही है? यहाँ पे दो चीजें आपस में जुड़ती हैं, OAA एंड एसिटाइल CoA। जल्दीबाजी में मत कर देना, इन दोनों के जुड़ने से थोड़ी ना बना सिट्रिक एसिड, ये तो लिंक रिएक्शन थी। एसिटाइल CoA बना, फिर एसिटाइल CoA OAA से जुड़ा, विच इज अ 4 कार्बन प्रोडक्ट, 2 कार्बन प्रोडक्ट, जिससे 6 कार्बन यानी सिट्रिक एसिड बना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द क्रैब साइकिल, बट बिफोर द ETS, the oxidation of glucose has produced a net gain of। अभी तुम्हें अगर अभी ETS से पहले की बात हो रही है तो ATP तो अभी बहुत सारे बने ही नहीं, हमको वो वाला स्टेप बताना है जो हमने अभी यहाँ पर देखा था, ये वाला। और क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिया है, कहाँ से शुरू करवाया हमसे? ग्लूकोज से शुरू करवाया है बच्चों, ग्लूकोज से। तो फिर तुम्हें ग्लाइकोलाइसिस का भी जोड़ना पड़ेगा। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP और जो 2 NADH2 थे ये भी जोड़ने पड़ेंगे तुम्हें, है ना। लिंक रिएक्शन प्लस क्रैब साइकिल में क्या करा था हमने?
लिंक रिएक्शन प्लस क्रैब साइकिल में भी हमने किया था 3 CO2 सॉरी एक ग्लूकोज के लिए पूछ रहे हैं तो डबल कर दूं, इस पूरे को डबल कर दूं, ठीक है। तो 6 CO2 बने थे, याद करो, 8 NaDH2 बने थे, $8, 2 पाउंड, 2 FADH2 एंड 2 GTP, जिसको आप ATP भी कह सकते हो। बस तुमसे यही पूछा है, ये ढूंढ लो किस ऑप्शन में दे रखा है। देखें 2 + 2 4 तो ATP दिखने चाहिए हमको, इधर दिख रहे हैं मुझको, ये रहे। 2 FADH2 बिल्कुल ठीक है, 8 NaDH2 ये रहे, 2 ये रहे, 10 NaDH2 और 6 CO2, वेरी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी हमें मिल गया है। डन। इसी में कंफ्यूजन हो सकता था बट ऑब्वियस 10 NaDH2 के साथ 38 ATP कहां से है, ये ATP NaDH2 तो बनाएगा और ATP ETS के बाद बनेंगे ना कि पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट द एरोबिक रेस्पिरेशन यील्ड्स। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल क्या क्या मिलता है हमको। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम हम इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करें, बट ऑब्वियस अगर 38 ATP वाला चूज करते तो साथ में ये थोड़ी ना होता, इन्हीं से तो ATP बना है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 30 ATP है तो फिर 12 NaDH2 कहाँ से आ गया, ये भी लॉजिकली गलत है ना। यहाँ पर अब ये 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, इन दोनों में से हमें सही चूज करना है, एरोबिक रेस्पिरेशन यील्ड, ठीक है। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, यानी इसी पे वापस आते हैं, एक ग्लूकोज की बात करें, तो एक ग्लूकोज से अगर तुम 2 ATP दिखा रहे हो, ठीक है, अगर तुम 2 ATP दिखा रहे हो तो फिर साथ में 2 GTP भी दिखाओ ना, या नहीं, या तो 2 + 2 4 ATP दिखाओ, या फिर 2 ATP दिखा रहे हो तो 2 GTP भी दिखाओ। 8 और 2 तो सही है, ठीक है। तो 8 और 2 क्यों, सॉरी ये 8 और 2 10, 10 और 2 तो सही है। तो यहाँ पर ये मुझे सबसे सही लग रहा है, देखो ग्लाइकोलाइसिस के 10 NaDH2, मतलब सॉरी दोनों के जोड़ के 2 ग्लाइकोलाइसिस के, 8 क्रैब साइकिल के, 2 FADH2, 2 GTP एंड 2 ATP, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। ये आप समझ गए इसको क्यों चूज नहीं किया मैंने, क्योंकि इन्होंने ATP के साथ GTP नहीं दिया और 8 NaDH2 में ग्लूकोज वाला भी नहीं जोड़ा, ठीक है। डन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है तो ग्लाइकोलाइसिस वाले भी जोड़ो और वो भी जोड़ो जो क्रैब साइकिल वाले हैं, तब जाके आपको टोटल गेन पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है एक डाउट मेरे दिमाग में और आ रहा है, हो सकता है किसी बुक में इसका आंसर इस रेफरेंस में दे रखा हो कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम सिर्फ क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन वाला ही जोड़ेंगे, तब फिर आप ये वाला आंसर भी कर सकते थे। देखो तब आप ये भी कर सकते थे 8 NaDH2, 2 FADH2, 2 GTP यानी ATP, ओके। तब आप ये भी, हो सकता है किसी बुक में ये क्वेश्चन हो तो यही वाला आंसर दे रखा और एक्सप्लेनेशन में लिख रहा हो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जहां तक मुझे लगता है कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन पाथवे है ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, वो लिखना चाहिए कि अगर ये यहाँ पर लिख देते ना फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तो फिर आंसर ये होता, और अगर लिख देते फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट तो फिर आंसर ये होता। पायरुवेट से कैलकुलेशन शुरू करोगे तो ये, ग्लूकोज से शुरू करोगे तो ये, इसलिए थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई ए बिलो। अब तो तुम पहचान लोगे, तो मुझे लगता है क्रैब साइकिल पूरा रट गया है, जहां जहां CO2 बनेगी वहां वहां NaDH2 भी बनेगा और लास्ट स्टेप पर भी NaDH2 बनेगा, यस और नो, लास्ट स्टेप पर भी NaDH2 बनेगा, ठीक है। तो ए तो क्या है NaDH2, अच्छा ये तो उन्होंने x क्यों लिख दिया, आई थिंक x जैसा तो कुछ है ही नहीं, ये सब a ही होगा। तो ए तो सारे NaDH2 है, ए सारे NaDH2 है, लो ए की ऑप्शन में दिया है। B सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बन रहा है तो B इज FADH2, और जब सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बनता है तो कपलिंग रिएक्शन GTP, ध्यान रखना भूल मत जाना, ऐसा नहीं कि नीचे वाला पार्ट हमें ऐसे ध्यान है, आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड, तो सोचने की बात ही नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 2 ATP मिले, क्रैब साइकिल में भी सिर्फ 2 ही ATP मिले, जितने भी डॉलर और पाउंड सेल ने बनाए थे वो सब ATP में कन्वर्ट कहाँ हुए थे, ETS के दौरान, यानी मैक्सिमम ATP हमें कहाँ मिलेंगे, ड्यूरिंग ETS, ठीक है। डन। नाउ
नाउ ईटीएस के अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें बच्चों, ये तो हमारे क्रैब साइकिल तक के हो गए। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है कि इतना सारा प्रोसेस हो गया, हालांकि मैं तुम्हें कल बता चुकी हूँ लाइन कि इतना कुछ हो गया, बट अभी तक ना तो ऑक्सीजन कहीं काम आई और ना ही कोई बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हुआ। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईटीएस? ईटीएस का पर्पस है लार्ज नंबर ऑफ एटीपी बनाना, कि जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स अब तक NADH2 ने अपने अंदर किडनैप करके रखे हैं, उन्हें उनके फाइनल किडनैपर यानी ऑक्सीजन को देना, हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट करना और एटीपी सिंथेटेज को खोलकर एटीपी को बनाना। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ईटीएस। डू रिमेंबर, ईटीएस दोनों जगह होता है। फोटोसिंथेसिस में जो ईटीएस हुआ था उससे जो एटीपी बना था वो था फोटोफॉस्फोराइलेशन, जबकि रेस्पिरेशन के दौरान जो ईटीएस होगा उसके दौरान जो फॉस्फोराइलेशन यानी एडीपी से एटीपी का बनना। सिंपली व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? एडीपी प्लस फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी बनाना। तो इसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस इज वेरी क्रूशियल, जब तक वो नहीं होगी तब तक सिग्नल नहीं मिलेंगे, इसलिए इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक तीसरे तरह का और बताया था लास्ट लेक्चर में, SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहां पर सीधा सीधा एटीपी बन जाए। ठीक है, ओके तो ईटीएस में तुमसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? या तो तुमसे इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम पूछ लेंगे बच्चों। डू रिमेंबर, ये 5 कॉम्प्लेक्सेस, इनके क्या क्या नाम है? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि वहां NADH2 वापस टूटेगा। सेकेंड कॉम्प्लेक्स याद करा ही दिया मैंने तुम्हें, SDH, खुद एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। बचा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें से फिफ्थ हमें पता ही है एटीपी सिंथेटेज है, तो हमें सिर्फ याद करना पड़ेगा थर्ड और फोर्थ का नाम। ठीक है, थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स, जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखो। थर्ड और फोर्थ दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है। पहले तो इसके मेंबर्स भी देख लो तुम। थर्ड कॉम्प्लेक्स के मेंबर्स में आते हैं साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, और इन दोनों के बीच में एक आयरन सल्फर प्रोटीन भी आती है। आयरन सल्फर प्रोटीन तो बहुत सारी जगह यूज होती है, तो मेनली इस कॉम्प्लेक्स के 2 मेंबर हैं साइटोक्रोम B एंड C1, इसलिए इसका नाम है BC1। साइटोक्रोम वहां भी आए थे क्या? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे भी तो थे, वही सेम। ठीक है, क्लियर है? देन अगर हम फोर्थ कॉम्प्लेक्स को देखें तो फोर्थ नंबर पे है ना, तो इसके मेंबर भी 4 है। ठीक है, कौन? ये थर्ड नंबर पे, तो इसके मेंबर भी 3 थे, साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C1। ये फोर्थ नंबर पे है, इसके मेंबर भी 4 है। कौन से 4 मेंबर हैं? देखो, इसके पास 2 तो कॉपर सेंटर है, रिसेंटली नीट में क्वेश्चन आया था, कॉपर A और कॉपर B, इनको ऐसा ही लिखते हैं। इसके पास यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, ये रहा। इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? इसमें 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं और 2 साइटोक्रोम्स होते हैं। कौन से साइटोक्रोम? एक तो A और एक का नाम है A3, है ना, A और A3, कॉपर A कॉपर B, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये तुम्हें थोड़ा सा रटना पड़ेगा। अब सुनो, B और C1 यहां थे, A और A3 यहां थे, अभी एक साइटोक्रोम और रह गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रहा साइटोक्रोम C। ये क्या करता है? ये साइटोक्रोम क्या होते हैं? साइटोक्रोम अगेन सिंपली पिगमेंट्स होते हैं, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स। ठीक है, क्योंकि इनके पास आयरन है तो Fe+2 Fe+3 में बदल सकते हैं, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अब सारे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बैठे हैं, बट एक साइटोक्रोम को इन्होंने पियोन बना के रखा है कि सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए एक साइटोक्रोम को अपने कॉम्प्लेक्स में शामिल नहीं किया, बल्कि उसको कहां बिठा रखा है? उसको बिठा रखा है कॉम्प्लेक्स के बाहर, एंड दैट इज साइटोक्रोम C ग्रेड वाला। ठीक है, तो जो C ग्रेड है साइटोक्रोम C, वो आप देख रहे हो खुद खिसक के यहां जा रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन, इस थर्ड कॉम्प्लेक्स ने इसको इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिए। थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास कहां से आए? या तो फर्स्ट से आए होंगे या सेकंड से आए होंगे। एक चीज और समझ लो, सॉरी सही बोला ना मैंने, या तो थर्ड के पास फर्स्ट से आए होंगे या सेकंड से आए होंगे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट से या सेकंड से इनके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आए? पहले तो इनके बीच में भी एक पियोन लगा रखा है, इस पियोन का नाम है यूबिक्विनॉन। ठीक है, ये यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन्स पकड़ता है, खुद वही सेम कॉन्सेप्ट जैसे वहां देखा था ना प्लास्टोक्विनॉन का, कि अगर उसे इलेक्ट्रॉन पकड़ना है तो हाइड्रोजन आयन भी उठाने पड़ेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। वहां प्लास्टोक्विनॉन था फोटोसिंथेसिस में, यहाँ यूबिक्विनॉन कर दो। ठीक है, तो यूबिक्विनॉन अगर फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन थर्ड पे लाने हैं, भाई यहां से NADH2 आ रहा है, यहां से FADH2 आ रहा है, ऐसे समझो तुम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 3 कॉम्प्लेक्स तो सीरीज में है। थर्ड कहां गया? थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 3 कॉम्प्लेक्स तो सीरीज में है। यहां से फर्स्ट की एंट्री है, यहां से सेकंड की एंट्री है। फर्स्ट के थ्रू NADH2 के इलेक्ट्रॉन आएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सेकंड कॉम्प्लेक्स के थ्रू FADH2 के इलेक्ट्रॉन आएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, तो फर्स्ट या सेकंड से
थर्ड कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन कौन पहुंचाता है बच्चों? हमेशा याद रखो, यूबिक्विनॉन इज द इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन दीज कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यूबिक्विनॉन कहां बैठा है जरा ध्यान से देखना, मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, ऐसे नहीं कि बाहर एक मोबाइल कैरियर की तरह नहीं है, मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, सिंपली अपनी फॉर्म्स को बदल के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है, ये फिक्स जगह पर फंसा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब फर्स्ट और सेकंड से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास पहुंच गए, अब थर्ड को फोर्थ तक पहुंचाना है, फोर्थ पे ऑक्सीजन उनको किडनैप कर लेगी, तो थर्ड और फोर्थ के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने का काम करेगा सी ग्रेड यानी साइटोक्रोम सी। और ये जो साइटोक्रोम सी है ये मेम्ब्रेन के अंदर नहीं बनाया, धंसा हुआ नहीं है, बल्कि इट इज अ मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थर्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद चल के यहां तक आएगा और फिर इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, ठीक है। तो पहले साइटोक्रोम सी ने इलेक्ट्रॉन पकड़े, फिर किसको दे दिए? फोर्थ को दे दिए। तो जब इसने पकड़े इलेक्ट्रॉन को, पकड़ना इज रिडक्शन, तब तो इसका रिडक्शन हुआ, और फिर इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन हुआ। तो साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन किसने किया? इस वाले कॉम्प्लेक्स ने किया क्या? इसलिए तुम देखो कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नाम क्या है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स फोर्थ वो कॉम्प्लेक्स है जो साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन करता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करवाता है, खुद पकड़ता है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। बहुत बार हमें लगता है कि कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नाम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है, तो साइटोक्रोम सी इसका मेंबर होगा, नहीं। साइटोक्रोम सी एक मोबाइल कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉन को थर्ड से फोर्थ कॉम्प्लेक्स तक ले जाता है, ओके। पर क्योंकि यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता है, तो फोर्थ का नाम क्या रखा गया है? फोर्थ का नाम ऐसे भी रख सकते थे, A3 कॉम्प्लेक्स, कॉपर कॉम्प्लेक्स, बट ऐसा नहीं रखा, फंक्शन समझाने के लिए इसका नाम रखा जो साइटोक्रोम सी से का ऑक्सीडेशन करे, यानी साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक है। इसका नाम है BC1 कॉम्प्लेक्स। तो सबके नाम याद हो गए तुम्हें? कॉम्प्लेक्स 1 कौन है? NADH2 डिहाइड्रोजनेज, जो यहां से आ रहा है। कॉम्प्लेक्स 2 कौन है? FADH2 डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 कौन है? BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फोर्थ कौन है जो साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन लेगा? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स को तो ऑक्सीजन को दे देगा, और फिफ्थ खुद ATP सिंथेटेज है जिसमें F0 F1 होता है, जिससे हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे और ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज NCERT में हुआ है बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को यहाँ इन्होंने दोबारा ड्रॉ किया हुआ है। ये डायग्राम तो पहले भी था, ये डायग्राम तो पहले भी था, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, इसको लिख देना, ये वही कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है जो उस डायग्राम में था, ठीक है। अब ये F0 F1 जो है, ये तुम देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर से बनाई है, दिस इज मेम्ब्रेन। वहां मेम्ब्रेन थोड़ी चौड़ी थी, यहाँ थोड़ी सी पतली कर दी, नथिंग एल्स। तो वही खड़ा माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इस तरफ क्या होगा? इस तरफ मैट्रिक्स होगा, ये लिखा हुआ है, और मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा, क्योंकि यहाँ कहीं आउटर मेम्ब्रेन है। कोई बच्चा ऐसे तो नहीं समझता ना ये आउटर और ये इनर, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये आउटर इनर नहीं है, इनर मेम्ब्रेन को ही जूम किया है, आउटर मेम्ब्रेन तो यहाँ कहीं है, ये रही आउटर मेम्ब्रेन, उस डायग्राम में भी सेम ऐसा था, ठीक है। तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये मैट्रिक्स। अब तुमने अभी देखा कि सारे कॉम्प्लेक्सेस की वजह से हाइड्रोजन आयन यहाँ इकट्ठे हो रहे थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है प्रोटॉन्स की, और मैट्रिक्स में लो क्यों रह गई बच्चों? क्योंकि जो क्रैब्स साइकिल में हाइड्रोजन लगातार यूज हो रहे थे वो सब मैट्रिक्स से यूज हो रहे थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। तो हाइड्रोजन आयंस का मूवमेंट किस तरफ होगा? हाइड्रोजन आयंस का मूवमेंट होगा खाली जगह से लिक्विड की तरफ। याद करो, थाइलेकॉइड का अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, अगर ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, तो थाइलेकॉइड के अंदर खाली जगह थी ल्यूमेन, और चारों तरफ स्ट्रोमा था क्या? यहां हाइड्रोजन आयन ज्यादा थे, और उन्होंने ये F0 F1 था, है ना, F0 F1, और यहां की तरफ मूव किया था, यानी अगेन खाली जगह से लिक्विड की तरफ। दोनों ही केस में हाइड्रोजन आयंस खाली जगह से लिक्विड की तरफ मूव करते हैं। बहुत आसान है याद रखना, दे मूव टुवर्ड्स स्ट्रोमा, दे मूव टुवर्ड्स मैट्रिक्स, वेरी सिंपल, ठीक है। दोनों ही जगह जो F0 F1 है वो इस तरह से लोकेटेड होता है कि उसका F0 वाला पार्ट मेम्ब्रेन में धंसा रहता है, जबकि F1 वाला पार्ट मैट्रिक्स या स्ट्रोमा की तरफ प्रोट्रूडेड होता है, ठीक है। दोनों ही जगह हाई कॉन्सेंट्रेशन खाली जगह में होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन मैट्रिक्स में होती है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। और दोनों ही जगह हाइड्रोजन आयंस का जब मूवमेंट होता है तो ATP का फॉर्मेशन होता है। यहां पर भी हमने ATP बनाया था, यहां पर भी देखो ATP बन रहा है,
ठीक है, डन, ध्यान रहेगा। अब जो चेंज एनसीईआरटी में हुआ है वो ये कि यहां तो इन्होंने दिखाया है कि टू हाइड्रोजन आयंस के मूवमेंट पर एक एटीपी बन रहा है, लेकिन थ्योरी में देखो क्या लिखा है, फॉर ईच एटीपी प्रोडक्शन 4 हाइड्रोजन आयंस पासिस थ्रू F0 फ्रॉम स्पेस टू मैट्रिक्स, जिससे कि क्या होगा, एटीपी बनेगा। ठीक है, तो अगर अब हमें डाउट होगा कि यार 2 हाइड्रोजन आयन या 4, तो अगर आप टेक्निकली देखो तो दिस वन इज करेक्ट। टेक्निकली जो डिटेल्स होती है ना, बहुत सारी बीएससी एमएससी में डिटेल में इन चीजों को पढ़ते हैं, मेडिकल में तो ये चीजें कुछ डिटेल में नहीं आती, वहां तो सब ह्यूमन का पढ़ना होता है तुम्हें। ठीक है, तो वहां पर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें यही चीज को सही लिखा है कि एवरी 4 हाइड्रोजन आयन जब पास होते हैं तब जाके एक एटीपी बनता है। ठीक है, तो अब होपफुली एनसीईआरटी जल्दी ही इसको करेक्ट कर दे अपने नेक्स्ट एडिशन में, बट बाई चांस पता नहीं अब नीट में किस अकॉर्डिंग पेपर बनाएंगे, अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पूछ लें क्या है, तो तुम्हें 2 हाइड्रोजन आयन करके आना पड़ेगा। बट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए कि कितने हाइड्रोजन के मूवमेंट पर एक एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो यू हैव टू चूज 4 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये गलत है कि कहीं मैम 2 करने हैं कहीं 4 करने हैं, हमको कैसे पता। तो यस, ये एक अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन है, या तो होपफुली आए ही ना, और आए तो क्लियर कट आए, या तो ऑप्शन में 2 हाइड्रोजन आयन हो या ऑप्शन में 4 हाइड्रोजन आयन हो, दोनों ना हो साथ में, फिर हम फंस जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि F0 F1 particles are present in the inner mitochondrial membrane. Yes, ये जो F0 F1 है वो इनर कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। An electron gradient formed along the inner membrane, so it forms ATP. Yes, ठीक है, बट ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकंड, अब तुम्हें याद हो चुका है FADH2, कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम BC1 आर NADH2 डिहाइड्रोजनेज एंड साइटोक्रोम BC1 रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल ठीक है। साइटोक्रोम C एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर, C ग्रेड जो लेकर जाएगा फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किससे किस तक लेके जा रहा था, कॉम्प्लेक्स थर्ड से फोर्थ तक, बिटवीन कॉम्प्लेक्स सेकेंड एंड थर्ड, ये गड़बड़ कर दिया। सेकेंड और थर्ड के बीच में कौन था, यूबिक्विनॉन, फर्स्ट सेकेंड दोनों से इलेक्ट्रॉन थर्ड पे पहुंचाना है, यहां से भी यूबिक्विनॉन लाएगा, यहां से भी यूबिक्विनॉन लाएगा, थर्ड से फोर्थ तक पहुंचाने में साइटोक्रोम C, तो ये गलत हो गया, यानी असर्शन ट्रू है बट रीजन एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, डन। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS इज, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन्स का किडनैप कौन करता है बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द ETS, बता देते हैं भाई, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द ETS, इट इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, जब NADH2 अपने हाइड्रोजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा तो अब वो उसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, जब भी NAD प्लस हाइड्रोजन को पकड़ता है, अभी मैंने रिएक्शन लिखी तो थी, इसमें क्या रिडक्शन है और क्या ऑक्सीडेशन है, तुम खुद बता सकते हो ना बच्चों, या नहीं, इतना भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर मेरी सारी पढ़ाने की मेहनत बेकार है अभी तक। अगर ये इसमें बदल रहा है तो उसने हाइड्रोजन को पकड़ा, सो इट इज रिडक्शन, NAD प्लस के रिडक्शन से NADH2 बनता है, बट अगर NADH2 NAD प्लस में बदल रहा है तो उसने इलेक्ट्रॉन भी छोड़ दिए, हाइड्रोजन भी छोड़ दिया, सो इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जिसका रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, वो रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस गलत करके आता है। ऑक्सीडेशन ऑफ NADH गिव राइज टू 2 molecules of ATP while 1 molecule of FADH2 produce 3 molecules of ATP। उल्टा लिख दिया ना, 1 NADH2 से 3 ATP बनते थे, 1 FADH2 से 2 बनते हैं, है ना, जबकि यहाँ इन्होंने उल्टा लिख दिया है, तो ये भी गलत। ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, अच्छा डू रिमेंबर, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल किडनैपिंग करती है, तो ऑक्सीजन को हम कहते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बट डू रिमेंबर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली पकड़ती है तो अब हाइड्रोजन का भी और एक्सेप्टेंस नहीं होगा, हाइड्रोजन की भी फाइनल एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन ही है, दोनों की फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए तो ये सही है। इन रेस्पिरेशन लाइट एनर्जी का क्या काम आ गया, तो गलत है, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली कौन सी एनर्जी है जो ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये कौन सी एनर्जी है बच्चों, देखो यहाँ लिखा भी है, तुम ढंग से चीजों को पढ़ते हो तो यहाँ लिखा है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाइट एनर्जी अल्टीमेटली यूज हो रही थी, बट यहाँ पर इट इज द एनर्जी
इट इज द एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, एक जना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, एक पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, एक पकड़ रहा है, इससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो यहाँ पर फाइनल सोर्स है एटीपी बनने का, क्योंकि यहाँ सनलाइट जैसा कुछ नहीं है। ये प्रोसेस तो वहां भी हो रहा था फोटोसिंथेसिस में, बट वहां इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देने के लिए लाइट एनर्जी भी मौजूद थी, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, डन। इसमें क्या करना है, अच्छा ये तुम्हारा एक बार रिवीजन हो जाएगा। सारे कॉम्प्लेक्सेस बताओ। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था NaDH2, सेकेंड कौन था? FADH2, है ना। थर्ड कौन था? थर्ड कॉम्प्लेक्स BC1। BC1 कहाँ है? BC1 कहाँ है? ये रहा। और फोर्थ कौन था? फोर्थ जिसने लास्ट में साइटोक्रोम C से का ऑक्सीडेशन किया था, दिस वन, फिफ्थ ATP सिंथेटेज। ठीक है, तो A सेकेंड B फोर्थ, A सेकेंड B फोर्थ, एक ही ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन C। ठीक, नेक्स्ट, इनसाइड एन एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फॉलो विच पाथवे। एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, उसके अंदर क्रैब साइकिल और ये सब चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स किस पाथवे को फॉलो कर रहे हैं बताओ। इनसाइड बोला है ना, तो ग्लाइकोलिसिस वाले ऑप्शन तो हटा दो। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकले थे क्रैब साइकिल से, क्रैब साइकिल में जो प्रोडक्ट्स थे वहां से उनको पकड़ा या तो FADH2 ने या NaDH2 ने, वो गया ETS में जिससे बना ATP। तो यस, दिस इज द करेक्ट पाथवे। एक बार और देख लूं क्या मैं, एक बार और देख लूं क्या, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि उन्होंने लास्ट में ना ATP क्यों लिखा। कभी इलेक्ट्रॉन्स ATP के पास तो गए ही नहीं, ETS तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, बट यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ऑक्सीजन आना चाहिए था। एक बार हम और देख लेते हैं, कोई स्टेप ऐसा है क्या। ETS क्रैब साइकिल तो गलत हो गया, क्रैब साइकिल से गए NaDH2 के पास, यस, फिर गए ETC, हाँ देखो ये रहा ना ऑक्सीजन, क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ATP नहीं, ATP बना था बट वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन डी, है ना। ऐसे कई बार ये दिस इज मतलब इस तरह की गलती हो जाती है, हम जल्दीबाजी में हाँ ये सही सही चल रहा है, फिर बाद में पता चलता है कि गलती हो गई। इसलिए मतलब जनरली तुम्हारी धीरे धीरे बनेगी ये हैबिट। ये हैबिट अगर मुझे कॉन्फिडेंस से भी पता होता है कि यही आंसर है, तो फटाफट एक नजर से ना मैं बाकी ऑप्शंस में नजर घुमा लेती हूँ जब तक मैं उसे टिक कर रही होती हूँ, तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो वाले ऑप्शंस कोई भी मैच नहीं कर रहे, तो फिर गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हें हालांकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आप बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ने बैठोगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है, बट हाँ अगर आप बहुत प्रैक्टिस करके जाओगे ना बायो के क्वेश्चंस की, तो आपकी ये हैबिट बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मैच करना है, कर दो। इनर मेम्ब्रेन पर ETS हो रहा था, ETS ETC एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, पायरुवेट को CO2 एंड इथेनॉल में बदलना है बच्चों, फर्मेंटेशन हो गया ये अल्कोहलिक, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है और मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होता है। ठीक है, A का सेकंड, B का थर्ड, A का सेकंड, B का थर्ड, ये रहा ऑप्शन हमारा D। ठीक है, चलिए आगे क्या है भाई, कितने क्वेश्चन रह गए अब इसमें हमारे, देखें जरा हम कितने क्वेश्चन रह गए। ज्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चंस और हैं, कर लेते हैं। वैसे दिस चैप्टर इज ओवर नाउ, इसमें अब कुछ बचा भी नहीं है चैप्टर में, सारे बेसिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिए है ना। 5-6 क्वेश्चंस के लिए क्या नेक्स्ट सेशन करना। सैचुरेशन पॉइंट आ गया क्या तुम्हारा? आ गया तो थोड़ा बढ़ाओ उसको, थोड़ा पॉज कर लो वीडियो, पानी वानी पियो, ठीक है, और फिर दोबारा देख लो। बस 5-6 क्वेश्चन बचा है मुश्किल से। चलिए ये मैं अब यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगी, इसमें है ना तुमसे पूछा है ये वही सेम कि यहाँ पे ये फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, तो ये सब हम कर चुके हैं वहां पे से देखकर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, वैसे भी डायग्राम नहीं दिख रहा। नाउ यहाँ पर आपको ये आसान है, इसमें ए क्या था, हाइड्रोजन आयंस थे, नंबर लिखा नहीं मैंने, ये यहाँ गए, B F0 है और C F1 है, सिंपल। तो ए में यहाँ देखो आ गया ना यहाँ पर। अब अच्छा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन नहीं दिया, 2 हाइड्रोजन, F0 F1, ऑप्शन सी। अब एक ऑप्शन में यहाँ पे 4 लिखा होता, F0 F1 लिखा होता, तो फिर गड़बड़ हो जाती। How many ATP could maximally be generated from one molecule of glucose if the complete oxidation yield इतने किलो कैलोरी and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is this। अब देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे तो मैं ऐसे नहीं कहा कि सीधा सीधा तुम इस क्वेश्चन को पढ़ के 38 ATP टिक कर दो, 38 ऑप्शन में भी नहीं है, अच्छी बात है। ऑप्शन में दिया है 30 ATP बने, 57 ATP बने, या 1 बना या 2 बना, कैसे निकालोगे? तुम्हें एक मेजरमेंट दिया है कि अगर 1 ATP 12 किलो कैलोरी के बराबर है, अगर 12 किलो कैलोरी 1 ATP के बराबर है और ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है,
तो मुझे निकालना है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, क्या आंसर आ जाएगा 57, हाँ रफली आएगा या एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट ही आ जाएगा बिल्कुल। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। वो तो अच्छी बात है कि यहाँ 38 नहीं दिया, वरना तुम जल्दीबाजी में 38 को ही टिक कर देते। ओके, तो 57 इज द करेक्ट वन। ओके, अगर तुम्हें एटीपी कि कितने किलो कैलोरी के बराबर है वैल्यू दी है, तो यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस। ठीक है, विच मेटाबोलाइट इज कॉमन। हाँ, अब इस चैप्टर में ना कुछ ज्यादा बचा नहीं है बच्चों। एक तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो मैंने तुम्हें पूरा समझा ही दिया है। एक छोटा सा है, बड़ा सा, बट इसका जो सार है, जो समरी है, वो बहुत सिंपल है। तुम्हें पूरा पढ़ना है तो लेक्चर सीरीज से पढ़ लेना कि रेस्पिरेशन को ना एक एम्फीबॉलिक पाथवे माना गया है। वैसे देखा जाए तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट रहा है, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होना चाहिए। बट इस पूरे प्रोसेस के दौरान बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बने ना, पायरुवेट बना, सिट्रिक एसिड बना, सक्सिनिक एसिड बना, फ्यूमेरिक, मैलिक, पता नहीं कौन कौन सी चीजें बनी। सेल को अपनी बहुत सारी रिएक्शंस करने के लिए इन प्रोडक्ट्स की भी कई बार जरूरत होती है। तो सेल जरूरी नहीं है कि एक ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना शुरू करा तो एंड तक पूरा करेगी ही। अगर उसे सक्सिनिक एसिड की जरूरत किसी और काम में थोड़ी ज्यादा है, तो क्रैब साइकिल में जैसे ही सक्सिनिक एसिड बना, उसको वो उठा लेगी दूसरे काम के लिए। तो बस वहां तक जितनी एनर्जी बनी वही उस ग्लूकोज की एनर्जी है, उसने कुर्बान कर दिया अपने आप को। ठीक है ना। तो सेल, इसीलिए मैंने तुम्हें शुरू में कहा था कि अगर थ्योरेटिकली ये प्रोसेस हुआ कि ग्लूकोज का बिल्कुल एंड में जाकर ईटीएस कंप्लीट हुआ, तब तो 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू 38 एटीपी। बट जनरली सेल में इतने सारे प्रोडक्ट्स की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती रहती है, तो सेल उन प्रोडक्ट्स को बीच बीच में से ही उठा लेती है। ठीक है, तो इसलिए सेल के लिए ये पूरा प्रोसेस एक एनाबॉलिक पाथवे भी तो है, एनाबॉलिज्म भी तो है, चीजों का सिंथेसिस भी तो हो रहा है। तो इसलिए साइंटिस्ट इस प्रोसेस को बोलते हैं कि रेस्पिरेशन एक कैसा पाथवे है, एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फी यानी बोथ, चीजें टूट भी रही हैं, चीजें बन भी रही हैं। ठीक है, समझ आ गया। देन ये जो आपका चार्ट है, इसमें आपको ये दिखाया है, मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताया था इस चैप्टर के, कि यूजुअली तो कार्बोहाइड्रेट मोस्ट प्रिफर्ड सबस्ट्रेट है जिससे पूरा प्रोसेस होके एनर्जी बनती है। बट कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के अलावा फैट्स भी यूज हो सकते हैं और प्रोटीन्स भी यूज हो सकते हैं। अगर प्रोटीन्स के थ्रू सेल को कभी एनर्जी बनानी पड़ जाए, पहले तो चॉइस याद रखो, सेल की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है ग्लूकोज। अगर किसी वजह से बॉडी का पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन खत्म हो गया, तो फिर सेल यूटिलाइज करना शुरू करती है फैट्स को, जो एडिपोज टिश्यू में स्टोर है। अगर किसी वजह से एडिपोज टिश्यू का रिजर्व भी खत्म हो गया, तो अब बॉडी में ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा प्रोटीन्स का, जो कि एक बहुत डिटेरियोरेटिंग स्टेज है। बॉडी में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए बच्चों। प्रोटीन्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं, कितने सारे मॉलिक्यूल उनके बनते हैं। मतलब ऐसी नौबत आ गई कि बॉडी के पास सारा स्टोर्ड फूड खत्म हो गया और बॉडी को हमारे प्रोटीन्स को तोड़ना पड़ रहा है। तो बहुत लास्ट की स्टेज है, बट अगर प्रोटीन्स को भी तोड़ना पड़ जाए तो सेल एनर्जी बनाने के लिए उसको भी तोड़ेगी, चाहे उससे बॉडी में डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो जब भी कार्बोहाइड्रेट यूज होंगे तब तो हमें पूरी सीक्वेंस पता है, ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस होगा, लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल, फिर ईटीएस होगा। ठीक है, अगर फैट्स को यूज करती है सेल तो कैसे करती है, पहले फैट्स को बदलती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट्स ट्राइग्लिसराइड्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलेगी, उनके मोनोमर्स में। ठीक है, और फिर ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ना, ये इनका कोई ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता बच्चों, ये सीधा कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, देखना, फैटी एसिड्स तो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोए में। और अगर ग्लिसरॉल है तो वो जरूर ग्लाइकोलाइसिस को बीच में से ज्वाइन कर सकता है। जिस स्टेप पर ध्यान है तुम्हें, पीजीएल बना था ग्लाइकोलाइसिस में, पीजीएल का एक आइसोमर है डीएचएपी, तो ग्लिसरॉल इसमें बदलता है और फिर इस पाथवे को ज्वाइन करता है। यानी अगर फैट्स इस पाथवे में आए तो फैटी एसिड के थ्रू चाहे इसके थ्रू एसिटाइल कोए तो बनेगा ही बनेगा ना, लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। कार्बोहाइड्रेट में भी लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है। अब प्रोटीन्स पे आ जाओ, आपको पता है प्रोटीन्स टूटेंगे तो उनका मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड तो 20 या 21 तरह के होते हैं, तो बहुत अलग अलग अमीनो एसिड ना अलग अलग में कन्वर्ट होता है। तुम्हारी बुक में तो ये दिखाया है कि अमीनो एसिड पायरुवेट में बदलेगा, बट ध्यान रखना कोई और अमीनो एसिड होगा वो ये भी बना सकता है, कोई और अमीनो एसिड होगा वो क्रैब साइकिल का सिट्रिक एसिड बना सकता है, कीटोग्लूटारिक एसिड बना सकता है, सक्सिनिक एसिड बना सकता है। तो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। तो प्रोटीन्स भी इस पाथवे में आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंट्री ले सकते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पूरे पाथवे में कोई एक कॉमन प्रोडक्ट बताओ जो हर केस में बनेगा ही बनेगा, तो वो कौन है,
एसिटाइल कोए। बहुत बार नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ, किसी का भी ब्रेकडाउन करो वो कौन सा मेटाबोलाइट है जो बनेगा ही बनेगा, एसिटाइल कोए, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट में इस चैप्टर में छोटा सा टॉपिक है आरक्यू, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है लेक्चर में। आरक्यू इज सिंपली एक क्वोशिएंट, एक वैल्यू निकाली जाती है जितनी CO2 निकली रेस्पिरेशन में अपॉन जितनी O2 यूज हुई। जैसे अगर ग्लूकोज के लिए तुम रिएक्शन लिखते हो तो तुम्हें पता है 6 CO2 बनती है, 6 ही O2 यूज होती है, तो ग्लूकोज का आरक्यू क्या है, 1। ऐसे ही प्रोटीन्स, फैट, सबका आरक्यू तुम्हें पता होना चाहिए। तो तुम ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट्स का आरक्यू हमेशा 1 होता है बच्चों, ठीक है। अब प्रोटीन और फैट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तुम कैसे याद रखोगे, प्रोटीन्स और फैट। देखो प्रोटीन में मैंने ऐसे गोला बनाया ना, तो प्रोटीन का आरक्यू तो है 0.9, ये बनाया सर्कल यहाँ पे भी, और फैट में ऐसे लाइन खींची ना 7, तो 0.7। ये सिर्फ ट्रिक बता रही हूं मैं इसलिए क्योंकि जनरली कंफ्यूज हो जाता है 0.9 किसका था, 0.7 किसका था। तो प्रोटीन का 9, फैट का 7, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। और अगर कोई प्लांट्स ऑर्गेनिक एसिड्स को यूज कर रहे हैं, मैलिक एसिड को, एस्पार्टिक एसिड को, शुरू में कहा था ना, इसको भी कर सकते हैं, तो आरक्यू हमेशा मोर देन 1 होता है बच्चों, मोर देन 1 होता है, ठीक है। इन सबके रीजंस वगैरह सब मैंने बता रखे हैं, लेक्चर देख लेना। दिस इज द समरी, क्लियर। यहाँ पे सब वैल्यूज लिखी हुई है। ट्राइपामिटन इज अ फैटी एसिड, क्या पता फॉर्मूला पूछ ले, ट्राइपामिटन का फॉर्मूला यहाँ से पढ़ के जाना, C51H98O6। कितनी O2 CO2 यूज होती है, CO2 निकलती है 102, O2 यूज होते हैं 145 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बस वही क्वेश्चन है, पहले तो आरक्यू का तुमसे फॉर्मूला पूछा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम्ड, CO2 कंज्यूम हुई थी क्या रेस्पिरेशन में, देखो कंफ्यूज कर रखा है अननेसेसरी, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, ऑप्शन सी। देन चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, हाँ ये तुम्हें बताना है, कार्बोहाइड्रेट्स का 1, फैट का 0.7, प्रोटीन का गलत, कार्बोहाइड्रेट का 1, फैट का 0.7, 0.9, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। रेफर द गिवन इक्वेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आ गया ट्राइपामिटन वाला, तो ट्राइपामिटन फैट है तो फैट का वैसे ही 0.7 होता है, कैलकुलेट करके निकालोगे 102 अपॉन 145, तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। इन सम सक्यूलेंट प्लांट्स, अच्छा ये वहां पर मैंने सीरीज में बताया हुआ है, तुम्हारी बुक में तो नहीं दे रखा, कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं ना, ज़ेरोफाइट्स बताया था मैंने तुम्हें, यूफोर्बिया, जिनमें रात में खुलने वाले स्टोमेटा होते हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों, उनमें आरक्यू की वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है आरक्यू की वैल्यू 0, तो मुझे बताओ आरक्यू 0 कब होगा, अगर आप किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर इनफाइनाइट होता है, और अगर 0 को किसी चीज से, किसी वैल्यू से डिवाइड करते हो तो फिर आंसर 0 ही होता है। यानी ये जो सक्यूलेंट प्लांट्स हैं इनमें आरक्यू 0 क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इनमें CO2 इवॉल्व नहीं होती। यहाँ पर लिख रहा है कि ऑप्शंस दिए हैं तुम्हें, ये मैंने सही किया है ना मैथमेटिकली, कि अगर किसी को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन अगर नहीं है, एनारोबिक है, जहां ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही, तो वहां आरक्यू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और जहां पर CO2 ही इवॉल्व नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो जो CO2 बनती है ना, उसको किसी ना किसी एसिड में स्टोर कर लेते हैं। याद करो सक्यूलेंट प्लांट्स रात में स्टोमेटा खोलेंगे, सिर्फ रात में ही CO2 मिलेगी, तो अगर दिन में उनके अंदर CO2 बन भी रही है तो उसको रिलीज नहीं करते, बल्कि उस CO2 को एसिड्स की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, जिससे अपने लिए फूड बना सकें, ओके। तो उनमें CO2 का रिलीज इज 0, तो ये कह रहा है कि CO2 इज रिलीज विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन ऑफ O2। ये तो मुझे थोड़ा कम सही लग रहा है क्योंकि O2 तो यूज होती है, O2 is absorbed but CO2 is not released, yes this one is good, क्योंकि यहाँ O2 तो यूज होगी, CO2 रिलीज नहीं होगी, दैट्स वाई ऑप्शन बी, ठीक है। डन। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ RQ is less than 1 it would mean that, अगर RQ 1 से कम है तो फैट और प्रोटीन दोनों में 1 से कम था ना, 0.7 0.9, तो इट मीन सबस्ट्रेट कौन है, देखो कार्बोहाइड्रेट में तो नहीं होगा, ऑर्गेनिक एसिड में 1 से ज्यादा होगा, द ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड मोर ऑक्सीजन। अच्छा इन्होंने ये नहीं पूछा तुमसे कि सबस्ट्रेट कौन है, ये पूछ रहे हैं क्यों आरक्यू की वैल्यू 1 से कम आई। आरक्यू की वैल्यू तब 1 से कम आएगी ना, तुम बताओ 1 से कम कब आएगी, जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, है ना, लेसर डिजिट हो, और बड़ी नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर डिजिट हो,
तभी तो होगा, जब एक लेसर वैल्यू को ग्रेटर से डिवाइड करोगे तभी तो लेस देन 1 आंसर आएगा ना। यानी CO2 कम निकली है, O2 ज्यादा यूज हुई है। फैट्स एंड प्रोटीन्स में ऐसा ही होता है। देखो तुम, फैट्स एंड प्रोटीन में क्यों ज्यादा O2 यूज होती है, क्योंकि उनके फॉर्मूले में देखो 51 कार्बन एटम्स हैं, 98 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए उनके पास सिर्फ 6 ऑक्सीजन एटम है। तो बहुत ज्यादा O2 खर्च करनी पड़ेगी और कंपैरेटिवली कम CO2 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों आता है ये आंसर हमारा लेस देन 1, क्योंकि CO2 कम निकलती है, O2 ज्यादा खर्च होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है कि दे कंज्यूम्ड मोर ऑक्सीजन देन द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज, दिस वन। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहां पर आपका खत्म हुआ प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन के लिए अगेन वही चैप्टर खत्म हो गया है, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं, मेरी तरफ से खत्म, आपकी तरफ से शुरू। अब आपको जितना हो सके इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना, बीच बीच में रिवाइज करना है, क्वेश्चंस खूब सारे करो, जिससे तुम्हारा ये चैप्टर का जो स्ट्रॉन्ग बेस बना है ये वीक ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम प्लांट फिजियो का लास्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, गुड बाय।